ट्वेल्थ फिजिक्स, लाइट का वेव नेचर, हाइगेंस प्रिंसिपल, और पार्टिकल नेचर प्लैंक्स मॉडल पढ़ लेने के बाद अब सटीक वक्त आ जाता है वेव नेचर ऑफ मैटर। ये चीज ऐसी है कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कनेक्ट हो जाता है और कुछ गुत्थी सुलझ जाती है। और इस संबंध में डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी स्मॉल डी ब्रोगली रिलेशन या इक्वेशन। कुछ ना सोचो, जो कहा जा रहा है विचार करें बस। एक एम मास अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बदले जो एनर्जी क्रिएट होगी एम इंटू सी स्क्वायर। इसी को मद्देनजर रखते हुए कंसिडरिंग फोटोन, फोटोन तो सीधा एनर्जी ही है, एच न्यू। अगर इसका मूविंग मास जी बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट, पर बिना मास के एनर्जी कैसे क्रिएट करें? इसलिए मूविंग फोटोन का वेरी स्मॉल मास अगर एज्यूम करते हो, और जब वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ जाता है तो खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो क्या ये कह सकते हो कि वो मास एम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया? अगर फोटोन का मूविंग स्टेट में मास एम मानते हो, तो जब ये किसी को एनर्जी देगा तो एम इंटू सी को एनर्जी देनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी एच न्यू है। ओके, डी ब्रोगली इक्वेशन लिख के, इफ एम इज एज्यूम मास ऑफ मूविंग फोटोन, देन अकॉर्डिंग टू Einstein theory, its energy should be mc square, but according to Planck's theory, it should be h nu. So, जो बातें मैंने बोली दो लाइन में इसको लिख के, so h nu is this, it is c upon lambda। अगर आपने 20 क्वेश्चंस में करते करते इसको यूज कर लिया होगा, एम सी स्क्वायर, 1 सी कैंसिल, एम इंटू सी, एम इंटू सी, मास इंटू स्पीड, फोटोन सी स्पीड से चल रहा है लाइट, सो मोमेंटम एम इंटू वी, वी इज हैंड सी, मोमेंटम, सो लैम्डा को उधर ले आके और एच के अपॉन में एम इंटू सी को ये मोमेंटम। प्यारे बच्चों, इस जगह पर डी ब्रोगली ने अपना एक मत दिया कि ये सारे काम जो मूविंग फोटोन कर रहा है, ये जू का तू काम एक फास्ट मूविंग मैटर पार्टिकल भी करता है। बस मैटर पार्टिकल इतनी हैवी स्पीड से नहीं जा सकता और इतना कम इसका मास नहीं हो सकता। अगर मैटर पार्टिकल है तो मास कुछ होगा और स्पीड c के बराबर तो नहीं होगी, काफी कम होगी। परंतु क्या होगा पहले बताइए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, if a particle of mass m is moving with speed v, then it's also
considered as a wave. And wavelength of this wave lambda is h upon उसका मास और उसकी स्पीड, where mdv हो गया, where या such type wave जो बहुत तेज चलते हुए पार्टिकल वेव जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसी वेव को नाम दिया गया मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। ओके, इस वेव के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिखने हैं आपको। इफ v इक्वल टू 0 तो लैम्डा क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल इन्फिनिटी। बच्चों, लैम्डा जितना छोटा होगा वेव दिखाई देगी, लैम्डा जितना बड़ा हो जाएगा वेव फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। लैम्डा और लंबा हो गया, आपको वेव दिखनी बंद है, फ्लैट लाइन दिखाई देगी। और लैम्डा इन्फिनिटी हो गया तो वेव के दर्शन बंद। वेव के, एक अच्छी वेव के लिए वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए। वेवलेंथ बहुत बड़ी हो जाने मतलब है वेव नेचर उसमें अब नहीं है अगर पार्टिकल रुका हुआ है। यानी मैटर वेव जब भी एसोसिएट होंगी जब पार्टिकल गतिमान हो। ओके, तो ये लिख के दैट इज, सुन ले, मैटर वेव्स is associated with moving particle only, moving particle only. Okay, दूसरी बात ध्यान देंगे, ये जो पार्टिकल चल रहा है m मास का पार्टिकल, ये चार्ज है या नहीं है? चार्ज और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये चार्ज ही होता फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती थी, पर ये विदाउट चार्ज पार्टिकल से भी एसोसिएट हैं, अर्थात ये मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Particle is charged or not charged, matter waves are independent from this. So, matter waves are not electromagnetic waves. Not electromagnetic wave. तीसरा प्यारे बच्चों, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई, डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव वेवलेंथ is h upon v और m। ये बात मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। बहुत तेज गतिमान होने पर उसका मास बढ़ जाता है और उसका मास बढ़ने की रिलेशन, अगर m नॉट होता उसका रेस्ट मास, तो v स्पीड से चलने पे उसका मास क्या होगा? अपॉन अंडर रूट ऊपर पहुंच जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब v को 0 रख दो तो 1 आ जाएगा, फिर वही मास आएगा रेस्ट में है। पर अगर बहुत तेज चल रहा हो, याद करना कि बताया था मैंने आपको, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इफ v इज वेरी हाई कंपेरेबल टू c, इट इज मेजर्ड या इट इज कंपेरेबल विद c, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी दिस। ओके, ये काम आप डी ब्रोगली रिलेशन में लिख के उसके दोनों तीनों पॉइंट बता के एक काम खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन, अभी तो पता चलेगा कि चार्ज हो चाहे ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज एक्सीलरेट कर दें
तो ये एक वेव की तरह मूव करेगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इट हैज टू बी फाइंड, ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ of fast moving electron, इस इलेक्ट्रॉन को अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो ev एनर्जी एक्वायर कर लेता है, जो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के रूप में करता है. सो इट विल बी हाफ mv². अब तक आप कोई भी आर्टिकल कैसे शुरू किया जाता है, जो मन करता है वही लिख देते हैं, जो होता है वही लिख देते हैं, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है क्या होता है. इस समय इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं. व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस v, then it acquired the energy ev in the form of kinetic energy. So ev is equal to half mv². so इससे आप v निकालिए, 2ev अपॉन m, यह आ जाएगा v² की वैल्यू. सो v आ जाएगा √6. देन डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमें निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, h अपॉन mv, h अपॉन m एंड v निकाल चुके हो. अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट हुआ है, बस. यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको केवल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है. और तो इससे जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ वो किस वेवलेंथ वाली वेव के तुल्य इक्विवेलेंट चल रहा है, इट हैज टू बी फाइंड. v इज 2ev अपॉन m. इसको नोट कर अंदर m² कर लो, एक m कर जाएगा. तो कुल मिला के लैम्डा आपके पास आ रहा है h अपॉन √2, और ये कटने के बाद एक m और e और v. Hence h is 6.6 into 10 power minus 34 joule second. Mass 9.1 into 10 power minus 31 kg. इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी कंफर्म है, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. सब गुणा भाग करने वाले कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इन सब की वैल्यू को लिख दो, 6.6 into 10 power minus 34 अपॉन √2 into 9.1 into 10 power minus 31 into 1.6 into 10 power minus 19 और into v. तो इन सब की गुणा भाग करने के बाद प्यारे बच्चों आता है 12.27 into 10 power minus 10 अपॉन √2 के अंदर अननोन v बचेगा, बस इतना मीटर, और उसको हटा के एंगस्ट्रॉम लाया इसका. सो लैम्डा इज 12.27 अपॉन √ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एक्सेलरेटेड, एंगस्ट्रॉम. केवल इलेक्ट्रॉन का मामला हो और कितने पीडी से एक्सेलरेट किया हो ये पता हो बस, तो वो किस वेवलेंथ की वेव की तरह चल रहा है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला. ओके. इसके साथ ही प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर. वो इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज टकराता था निकल क्रिस्टल पर, और चारों तरफ एक फैराडे का सिलेंडर हुआ करता था.
वो देखता था टकराने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं और एक जगह अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते दिखते थे। इसे वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये अब सीबीएसई के सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, क्या पता आईएससी में भी ना हो, और अगर है आईएससी वाले बच्चे तो मुझे सूचना दे देंगे। बहुत छोटा सा है और वो आप बुक से पढ़ के भी कर सकते हो, क्योंकि मेन फंडा अगर आप ये समझ रहे हो तो कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी है बस। आप डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट अगर सिलेबस में है आईएससी वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई में तो डन नहीं है, डिलीटेड सिलेबस में आ गया है। आईएससी वालों में अगर है तो मुझे सूचना दे देंगे, मैं उनको बता दूंगा। वो तो पहले खुद पढ़ लेना उसको, 100% अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये नेचर आपका एक फास्ट मूविंग पार्टिकल वेव नेचर एसोसिएट करता है हो चुका है। इसके साथ ही लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, इट इज ऑल्सो कंफर्म, क्योंकि खुद वो एक पार्टिकल है प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी पार्टिकल मूव कर रहे हैं और फास्ट मूविंग पार्टिकल एक वेव एसोसिएट करता है, सो वेव की तरह भी चल रहे हैं। ओके, सो लाइट हैज ड्वेल नेचर, और ये दोनों ही नेचर इसके जगह जगह काम आते हैं। किसी फेनोमेना को एक नेचर प्रूफ करता है तो किसी अनदर फेनोमेना को दूसरा नेचर, और दोनों नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक फास्ट मूविंग पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के लिए अपनी कमर कस लें। एटम न्यूक्लियाई अगर बीच में देखते हो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और शुरू से पढ़ते हो तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब एटम न्यूक्लियाई से संबंधित कुछ भी आपके पास आ जाए उसका उत्तर निसंदेह मुस्कुराहट के साथ दोगे। इसलिए शुरू से ही पढ़ें, हर चीज, हर जो जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करें, और होमवर्क और प्लस न्यूमेरिकल जितना ज्यादा हो सके करें। ओके, रेडी फॉर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ओके, गुड नाइट। ये देख लें फॉर्मूला है। ओके, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, आंसर इज इन एंगस्ट्रॉम।